हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुणे रूट। किसी ने खूब कहा है कि जिन रिश्तों में आपकी मौजूदगी का कोई असर ना हो वहाँ से मुस्कुराकर चले ही जाना बेहतर होता है। शायद ये भली भांति लागू हो जाता है एकनाथ शिंदे के ग्रुप पर। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं शिवसेना में जो मची खलबली की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो शिवसेना में खलबली मची है ये क्यों मची। आज एकनाथ शिंदे जो ग्रुप है ये क्यों अलग हुआ, क्या वजह थी। फिर हम बात करेंगे एकनाथ शिंदे पर जो दल बदल कानून है क्या लगता है। फिर हम बात करेंगे कि ऐसे दल बदलुओं पर, ऐसे आया राम गया पर क्या करना चाहिए कि इस तरह से वो एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और फिर शिफ्ट हो जाते हैं, अपनी लॉयल्टी चेंज कर लेते हैं और नुकसान पब्लिक का होता है, नुकसान गवर्नेंस का होता है। वो ऐसा ना करें। इसलिए इस पूरे एनालिसिस को जानने के लिए आप हमारे साथ एंड तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। शिवसेना की नींव जो थी 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने रखी। वो एक अखबार में कार्टूनिस्ट थे और ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी पहले मराठी मानुस के आगे पीछे घूमती थी। महाराष्ट्र मराठियों के लिए, उनके लिए जॉब रिजर्वेशन और मराठियों के प्रोटेक्शन की बातें करती थी। साथ साथ में इन्होंने हिंदुत्व का तड़का लगा दिया और जो हिंदुत्व की बात करने लगे तो लाइक माइंडेड पार्टी जैसे बीजेपी के साथ करीबियां बढ़ती गईं। धीरे धीरे फिर ये लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंच गए और वहां पर भी बीजेपी के साथ मिलकर इनकी सरकार बनी। जो लोग भी शिव सैनिक बनते हैं उनमें एक अजीब तरह का आक्रामक बिहेवियर होता है और वो अपनी बात मनवाने के लिए पत्थरबाजी, हुल्लड़बाजी, घेरावबाजी, इस सारे तंत्र का इस्तेमाल करके अपनी बात मनवाते हैं, दादागिरी करके। 2019 में जब दोबारा चुनाव आया तो बीजेपी के साथ गठबंधन करके वो चुनाव में उतरे, लेकिन जब चुनाव जीत के आए तो उद्धव ठाकरे जो उसके प्रेसिडेंट हैं उनके मन में लालच आ गया। वो लालच क्या था? मुख्यमंत्री बनने का। और मुख्यमंत्री बनने के लालच के चक्कर में उन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ लिया। ये एक बहुत बड़ा वजह बन गया शिवसेना के टूटने का। इसके साथ और भी बहुत सारे फैक्टर बनते गए जिसमें शिव सैनिक जो थे वो धीरे धीरे पार्टी से नाराज होने लगे और एक ग्रुप बना एकनाथ शिंदे ग्रुप। हालांकि बाला साहेब जो थे वो कहते थे कि हमारे शिवसेना में लोकतंत्र नहीं है, अगर ऑर्डर दिया गया तो उस ऑर्डर को मानना पड़ेगा, उसमें ना की कोई जगह नहीं। हालांकि जो शिव सैनिक थे वो उनकी बात मानते भी थे। उसका बहुत बड़ा कारण था त्याग। जी हाँ, बाला साहब ठाकरे ने त्याग कर रखा था कि वो किसी भी पद को नहीं लेंगे और इसी त्याग की वजह से लोग उनसे जुड़ते गए, खिंचते गए। मगर बाला साहब ठाकरे के बाद जब उद्धव ठाकरे के हाथ में कमान पहुंची तो उद्धव ठाकरे की लालच, उनकी महत्वाकांक्षा ने शायद इस पार्टी की लुटिया डुबो दी। हालांकि टोटली ये अपने पिता के उल्टा करने लगे। उनके पिता में त्याग की भावना थी लेकिन इनमें महत्वाकांक्षा थी, लालच था। अब बीजेपी के साथ इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और कांग्रेस, एनसीपी और बाकी कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी नाम का गठबंधन बनाया। ये जो महाराष्ट्र अघाड़ी गठबंधन जो है ये अनएथिकल है। क्योंकि बाला साहेब ठाकरे वो खुद भी कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स थी परिवारवाद प्लस अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी जिसको बाला साहब ठाकरे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि मैं अपनी पार्टी को चाहे बंद कर दूंगा, अपनी दुकान चाहे बंद कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा। पार्टी में इतनी तफावत, इतनी मतभिन्नता और ऐसे झगड़ते रहेंगे। मैं भी कह सकता हूँ भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे। हाँ, अलग हो जाएंगे उनसे। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी, जाओ। मगर बाला साहब ठाकरे के जो सिद्धांत के खिलाफ जाकर उनके पुत्र उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। अब गठबंधन तो हो गया और ये सीएम बन गए, मगर बाकी जो शिव सैनिक थे जो इस सिद्धांत पर विश्वास रखते थे कि कभी भी ठाकरे परिवार से कोई भी सदस्य पोस्ट नहीं लेगा, मगर ये टोटली उल्टा हो गया।
उद्धव ठाकरे खुद तो सीएम बने, अपने बेटे को आदित्य ठाकरे को भी मंत्री बना दिया। अब आदित्य ठाकरे का जो दबदबा है बढ़ गया और जो आम शिव सैनिक था, जो कि ग्राउंड लेवल से घिस घिस के ऊपर जाता था, उसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो कम होनी शुरू हो गई। हालांकि पैसेज ऑफ टाइम ऐसा भी आया कि उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों से मिलना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ एक क्लोज ग्रुप से मिलते थे। आप हैरान होंगे कि वो एनसीपी कांग्रेस के नेताओं से तो मिल लेते थे, लेकिन अपने नेताओं के लिए उनके पास वक्त नहीं था। इससे शिव सैनिक जो है वो साइडलाइन होते नजर आए, वो इग्नोर होते गए और उनके अंदर एक रिजेंटमेंट शुरू हो गई। उन्हें एक और बात सताने लगी कि जो हमारी हिंदुत्ववाद पॉलिटिक्स है वो शायद खतरे में पड़ गई है और उनके हिंदुत्ववाद पॉलिटिक्स की जगह अब कांग्रेसियों की पॉलिटिक्स और एनसीपी की पॉलिटिक्स जगह ले रही है और शायद कांग्रेस और एनसीपी शिव सैनिकों के कॉस्ट पर अब वो राइज करने लगे। ये बहुत बड़ा डर था। आप इस बात से समझ जाओगे, जब इस साल बजट प्रेजेंट हुआ तो आप हैरान होंगे। इस महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में कांग्रेस के 44 विधायक हैं, एनसीपी के 53 और शिव सैनिकों के 55 और बाकी दलों के 17। ये टोटल गठजोड़ बनता है। मगर जब बजट आया आप हैरान होंगे, 5.50 लाख करोड़ का बजट था। इस 5 लाख करोड़ में से 57% एनसीपी को गया, 26% बजट कांग्रेस को गया और जिसके पास 55 मेंबर थे, शिव सैनिक जिसका अपना मुख्यमंत्री है, उसके पास सिर्फ 90,000 करोड़, यानी कि पूरे बजट का सिर्फ 16%। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेसियों के पास, एनसीपी के पास खर्चे की पावर और ऑफ कोर्स मनी इज पावर। तो जिनके पास पैसा भी ज्यादा है, पावर भी ज्यादा है। इस तरह से शिव सैनिक जो है साइडलाइन महसूस करने लगा। हद हो गई जब 2 मंत्रियों के खिलाफ केस था, 2 मंत्री जेल थे और उसमें से एक मंत्री नवाब मलिक को उद्धव ठाकरे ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा और ये नवाब मलिक जो हैं वो एनसीपी के मेंबर हैं। इससे शिव सैनिक टोटली चिढ़ गए और ये बहुत बड़ा कारण बन गया शिव सैनिकों में फूट का। और ये फूट ऐसा नहीं है, एक बहुत बड़ा दल शिवाजी महाराज की जय, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा, यानी कि 55 विधायकों में से 40 के करीब विधायक टूट के अलग हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि 55 विधायकों में से 39 विधायक जो हैं नाराज चल रहे हैं उद्धव ठाकरे से, जिसका इतना असर हुआ कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अपना गुट बना लिया। अब ये विधायक सूरत से होकर गुवाहाटी पहुंच गए। जब ये गुवाहाटी पहुंच गए तो जाहिर है हमारे देश में एक दल बदलू कानून है, 1985 में बन के आया था। हमारे संविधान के 10th शेड्यूल में ये जिक्र है। अब ये दल बदलू कानून इसलिए बनाया गया था कि लोग जो एक दल छोड़ के दूसरे दल पे चले जाते हैं, इलेक्शन जो है किसी और दल के टिकट पे लड़ते हैं और बाद में सरकार किसी और के साथ मिला देते हैं। 2016 से 2020 का डाटा है कि 433 एमएलए जो हैं उन्होंने पार्टी बदली और इस 433 एमएलए में से आप हैरान होंगे 45%, लगभग 45% जो है वो बीजेपी को ज्वाइन किए। इसी दौरान लगभग 16 एमपीज ने भी दल बदला और लगभग ये एमपी भी बीजेपी में गए। आप हैरान होंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ इसी चीज को रोकता है। मगर जिस तरह से बड़े स्केल पर दल बदल हो रहे हैं, शायद लगता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है फेल हो गया है, इसको दोबारा से कंसीडर करने की जरूरत है। 1985 में जब ये एक्ट बनाया गया, उस समय ये लिखा गया कि अगर 1/3 दल टूट के अलग होता है तो उस पर ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होगा। मगर बहुत ज़्यादा लोग टूट के जाने लगे, इसलिए थ्रू 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 इसे बदल दिया गया और 1/3 जो स्प्लिट है उसे हटा दिया गया। और अब 2/3 मेंबर किसी दल के अगर टूट के अपनी पार्टी बनाते हैं या किसी और में मर्ज होते हैं तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। इस दल बदलू कानून में होता क्या है, अगर कोई जो है विधायक या एमपी किसी दल से बने और वो दूसरे दल में चल जाए, अपनी लॉयल्टी चेंज कर ले, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाता है और उसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और अब जब डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो दोबारा से उसको चुनाव जीत के आना होता है, तभी वो बाद में मंत्री बन सकता है या विधायक बन सकता है।
अब बात करते हैं शिवसेना में जो पड़ी फूट की। जो शिंदे ग्रुप है, एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ जो 39 एमएलए हैं, वो 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा है, क्योंकि टोटल शिवसेना के पास 55 एमएलए हैं, तो 39 जो है 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि दल बदलू कानून जो है अब शिंदे ग्रुप पर नहीं लागू होता, यानी कि उनके एमएलएस को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। दूसरा, जब उन पर ये कानून लागू नहीं होता, उनके मेंबर बचे हैं, उनकी मेंबरशिप बची है, तो अब एकनाथ शिंदे के पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, यानी कि अपने दल बदल के साथ बीजेपी में मर्ज हो जाएं। मगर इसका ये नुकसान होगा कि एकनाथ शिंदे का कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं रहेगी, अपने पार्टी का कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी, वो बीजेपी में मर्ज होंगे। दूसरा है कि वो दूसरी पार्टी बना लें, यानी कि एकनाथ शिंदे ग्रुप दूसरी पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड कर ले। मगर इसका एक नुकसान है कि ये वन टाइम गेम होगा, दोबारा से उस पार्टी के नाम पर वोट मिले ना मिले ये मुश्किल है। तीसरा एक है कि वो इस शिवसेना पर ही अपना दावा ठोक दें, मतलब उद्धव ठाकरे के इस पॉलिटिकल पार्टी पर ही अपना दाव ठोक दें। क्या ये संभव है? जी हाँ, ये संभव है। जिस पार्टी के साथ 2/3 विधायक होते हैं या 2/3 उसके एमपी होते हैं, वो दल उस पार्टी पर अपना दावा ठोक सकती है, उस पार्टी के सिंबल पर अपना दावा ठोक सकती है, उस पार्टी के फंड पर अपना दावा ठोक सकती है, जैसा कि समाजवादी पार्टी में हुआ। समाजवादी पार्टी के जो हेड थे मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे ने उनके ही खिलाफ बगावत कर दी और बेटे अखिलेश यादव ने पार्टी पर कब्जा कर लिया इलेक्शन कमीशन के थ्रू, और पार्टी फंड, पार्टी सिंबल पूरे पे कब्जा हो गया। इस तरह से एकनाथ शिंदे जो हैं वो शिवसेना पार्टी पर, उसके सिंबल पर, उसके फंड पर कब्जा कर सकते हैं। इसी का डर शायद उद्धव ठाकरे को भी डरा रहा है, और उद्धव ठाकरे ने इसको कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने सीएम आवास खाली कर दिया और मातोश्री यानी कि उनका जो घर है वहां चले गए। वहां से अब पार्टी दफ्तर जा रहे हैं और पूरे पॉलिटिकल पार्टी के कैडर को स्ट्रांग करने जा रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं, ताकि अब उनसे पार्टी ना छीने। अगर शिंदे ग्रुप कामयाब हो गया तो उनसे मुख्यमंत्री पद तो गया, लेकिन साथ साथ में पार्टी भी छिन जाएगी, और ये सब का कारण उनका लालच है। चौथा, एक और खबर आ रही है कि राज ठाकरे का भी ऑफर है शिंदे ग्रुप को कि वो अपने दल के साथ एमएनएस में, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो जाए। इससे ये होगा कि शिंदे ग्रुप को उतना प्रोटेस्ट नहीं झेलना होगा। क्यों? क्योंकि जो राज ठाकरे हैं वो भी ठाकरे परिवार का ही एक सदस्य हैं। मगर इसका नुकसान ये होगा कि परिवारवाद बच जाएगा, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे मिलकर अगेन शिवसेना को खड़ी कर लेंगे, मगर ये एकनाथ शिंदे को किसी तरह से हेल्प नहीं करने जा रहा। इसीलिए एकनाथ शिंदे के सामने जो विकल्प बचता है वो है कि पार्टी पर कब्जा करके बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बनाना। अब बात करते हैं इस आयाराम गयाराम को कैसे रोका जाए। सवाल है कि ये जो एमएलए हैं, ये एमपी हैं, किसी और पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और दूसरी पार्टी से मिलकर सरकार बना लेते हैं। सोचो लोगों के साथ कितना विश्वासघात। जिन लोगों ने इन्हें चुना है, किसी विश्वास पे चुना है, इनके मैनिफेस्टो को देख के चुना है, और सोचो ये दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। कितना बड़ा विश्वासघात है, कितना बड़ा गैर संवैधानिक काम है ये। अब सवाल आता है इसको रोका कैसे जाए। हालांकि कोशिश तो हुई एंटी डिफेक्शन लॉ बनाकर, मगर शायद एंटी डिफेक्शन लॉ जो है कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। एक डाटा ये है कि 2016 से 2020 के बीच में 433 एमएलए जो हैं उन्होंने दल बदला, लेकिन 433 में से 45% से ज़्यादा एमएलए वापस जीत के आए। यानी कि कहीं ना कहीं दल बदलू कानून ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर तो दिया, मगर वो दोबारा जनता के विश्वास से जीत कर आ गए। अब सवाल आता है कि इसको कैसे रोका जाए। तो इसका हल ये है कि दल बदलू कानून को और सशक्त किया जाए, और जो एमपी एमएलए डिफेक्ट करता हो, दल बदलता हो, उसे 6 वर्षों के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। यानी कि ना तो इलेक्शन लड़ पाए, ना वो मंत्री बन पाए। हाँ, 6 वर्षों के बाद वो अगेन इलेक्शन लड़के आ सके। मगर इसमें एक दिक्कत ये है कि हम ऐसा कर तो देंगे, मगर जो पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन करके इलेक्शन में जाती हैं, जैसे शिवसेना और बीजेपी 2019 के चुनाव में इकट्ठे गई थी, मगर बाद में शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया, ऐसे लोगों का क्या किया जाए। तो हमें दल बदलू कानून में भी लिखना पड़ेगा कि जो दल इलेक्शन जाने से पहले ही गठबंधन बना लेता है, अगर वो दल अलग होता है तो उस पर भी 6 साल का बैन लगना चाहिए।
इससे जो है पॉलिटिकल पार्टियां डरेंगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। एक और इसका लूप होल है कि जो दल बदलू कानून है इसमें डिस्क्वालीफाई करने की पावर जो है स्पीकर को दी जाती है। ये स्पीकर जो है अलग अलग केसेस में अलग अलग फैसला लेंगे। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं, आप हैरान होंगे। 2017 में मणिपुर में कांग्रेस के 7 विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी की सरकार बन गई। कांग्रेस ने इन बागियों के खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत स्पीकर के पास रिक्वेस्ट भेजी इन्हें डिस्क्वालीफाई करने के लिए, लेकिन स्पीकर ने 2 सालों तक कोई फैसला नहीं लिया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में स्पीकर को कहा कि आप एक्शन लो, नहीं तो हम लेंगे। जब अगेन स्पीकर ने एक्शन नहीं लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद उन्हें डिस्क्वालीफाई किया। यानी कि स्पीकर जो है एक न्यायाधीश की तरह नहीं, पार्टी लाइंस पर काम कर रहे हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था स्पीकर जिसके पास पावर है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई करने की, वो पार्टी के आधार पर फैसला लेते हैं, पक्षपात होकर फैसला लेते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय कहा था ये जो डिस्क्वालीफाई करने का काम है ये स्पीकर से लेकर किसी ट्राइब्यूनल को दे देना चाहिए ताकि किसी पक्षपात का इल्जाम ना लगे। फ्रेंड्स, ये एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। आप क्या सोचते हैं शिवसेना के ऊपर, शिवसेना के इस ग्रुप के ऊपर, वो भी लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट किसी एनालिसिस के साथ। टिल देन, थैंक यू।